हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। तो इसमें आज हम गुप्त काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें एनालिसिस करते हुए, और देखिए आप सभी को बता दें ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस लुसेंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक से पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए बनाए गए हैं। तो यहाँ जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने पीवाईक्यूज के अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो आप सभी को पता होगी। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। और देखिएगा, आप अपने जो अभी हमारे पास टाइम है, क्रूशियल टाइम है, इसमें अगर नोट्स बनाओगे तो जब 1 मंथ बचेगा आप अच्छे से उस टाइम पे इनका रिवीजन कर पाओगे। तो यहाँ हम अपने गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें जो राजा रहे हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, और उससे संबंधित एक ही जगह पे क्वेश्चंस को देख लेंगे। और यहाँ जो जो गुप्त काल से संबंधित साहित्यिक स्रोत हैं, जितने भी स्रोत हैं और जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ एक जगह पे देख लेंगे। तो और बाकी का आप सभी को बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको इवनिंग क्यूज फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में इवनिंग में देखने को मिलेंगे ग्रुप पे। तो वहाँ आप अपना बेसिक एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और अभी हमें कितना और डीपली स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ जो साहित्यिक स्रोत हैं इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे। तो देखिए, ये मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नाटक था। इसके लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे? तो देखिए, इसके बारे में बात की गई तो ये दोनों नाटक थे और इसकी रचना विशाखा दत्त ने की थी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वहीं यहाँ बात करें वात्स्यायन की रचना कौन सी थी, तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। वहीं सूत्रक के बारे में बात करें तो इसने मृच्छकटिकम लिखा, और ये मृच्छकटिकम किससे संबंधित रहा है? मिट्टी के खिलौनों से संबंधित था। अब यहाँ जो कालिदास की ध्यान से देखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं कालिदास की, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को देख लेंगे। तो कालिदास ने ऋतुसारम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, मालकाभिनित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में है। तो ये सभी कालिदास की द्वारा लिखी गई रचनाएँ थीं। तो वो हमने यहाँ सभी देख लिए। और यहाँ देखिए, जो विदेशी यात्रियों से संबंधित थे, चीनी यात्री, उनसे संबंधित देख लेंगे। फोक्यो की बारे में बात करें तो ये एक रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिज्म किंगडम था। और वहीं वेनसोंग के बारे में बात की जाए तो ये सीयू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में इसने अपनी रचना की थी। और वहीं इत्सिंग के बारे में बात की जाए तो काऊ संग, इसकी रचना इत्सिंग ने की थी। तो ये सभी जो साहित्यिक स्रोत थे विदेशी और अपने यहाँ के, वो सभी हमने यहाँ पे देख लिए हैं गुप्त काल से संबंधित। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजाओं का क्रम विवरण रहा है, किसने क्या किया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो कितने से कितने ईसा पूर्व तक रहा है, इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम ड्यूरेशन है 319 से 335 बीसी का जो टाइम ड्यूरेशन है चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और गुप्त संवत किसने चलाया, तो ये भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था गुप्त संवत का, वो कितना रहा, तो ये 319 से 320 बीसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित रहा है। अब आगे जो समुद्रगुप्त से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, जो 1 डे एग्जाम हो, स्टैटिक पार्ट हो, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, 335 से 380 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो समुद्रगुप्त से संबंधित था। समुद्रगुप्त ने 45 वर्ष, काफ़ी लंबा शासन किया था इसने, 45 वर्ष तक। और विसेंट स्मिथ ने नेपोलियन किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और नेपोलियन कहा किसने था समुद्रगुप्त को, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। वहीं बात करें परक्रमांक की उपाधि और विष्णु का उपासक कौन था, तो ये भी समुद्रगुप्त ही था। आगे जो सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए किस राजा का अंकन किया गया है, तो वो भी समुद्रगुप्त ने ही किया था। और बाकी जो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान थे उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी देखें तो उत्तर भारत में 9 शासकों को हराया था समुद्रगुप्त ने। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो इसने 12 शासकों को हराया था। और देखिए, इसका वर्णन किस में मिलता है उसके बारे में बात कही जाए, जो सैन्य अभ्यास था समुद्रगुप्त का, तो इसका विवरण प्रयाग प्रशस्ति
जो कि हर्षेड के द्वारा लिखी गई है, उसमें मिलता है। अब यहाँ जो हमने चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे सभी देख लिए हैं। अब यहाँ समुद्रगुप्त से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ आगे अपने क्वेश्चंस देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो कितने से कितने तक रहा है, तो ये 380 से 312 BC का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो समुद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। और समुद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की और सरकारा की। सरकारा का मतलब क्या है, शक पर विजय जो प्राप्त की थी, उन्मूलन किया था, उसके लिए सरकारा की उपाधि समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किस किस से किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बारे में देख लेते हैं। तो नाग राजकुमारी कुबेर नाग से और प्रभाव से इन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित किए और प्रभावती का जन्म हुआ इसी से, और रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती का विवाह हुआ। यहाँ आगे इस जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो नवरत्न थे, अगर पूछ लिया जाए नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन कौन से थे बात की जाए तो ये कालिदास महाकवि थे जो, और धन्वंतरी की बात करी जाए तो ये चिकित्सक थे। देखिए पूछ लिया जा सकता है कि धन्वंतरी चिकित्सक थे या वैज्ञानिक थे, ऐसे खगोलविद थे, ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है और मिलान करने के लिए भी यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है। तो धन्वंतरी चिकित्सक थे। वहीं बारहमिहिर के बारे में बात की जाए तो खगोल विज्ञानी थे। और बारहमिहिर ने जो बुक्स लिखी उनके बारे में देख लेते हैं। तो बृहद संहिता और जो पंच सिद्धांतिका, ये 2 रचनाएं बारहमिहिर ने की थी। वहीं शंकु ये वास्तुकार थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। छड़पक के बारे में बात की जाए तो ये ज्योतिषी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो कि 5वें नंबर पे हैं। और 6वें नंबर की वररुचि थे, जिसने व्याकरण का ज्ञाता वररुचि को कहा जाता है। और यहाँ तेनाल भट्ट थे, वो जादूगर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और घट करपर की बात की जाए तो ये कूटनीतिज्ञ थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और जो 9वें थे लास्ट अमर सिंह थे, ये कोषागार से संबंधित हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे वो सभी ये यहाँ से हैं। और देखिए भारत में 6 दर्शन का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है, आप ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हो इसे। अब आगे जो इसके चंद्रगुप्त जो फायान चीनी यात्री था किसके दरबार में आया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, तो चीन से होते हुए गोवी, पामीर, गांधार और पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती और लास्ट में पटना पहुंचा ये यहाँ से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, स्थल मार्ग से आया था ये फायान भारत, और लेकिन गया जलमार्ग से था। पटना में 3 वर्ष रहा। पटना में एक अस्पताल का भी वर्णन मिलता है जो कि फायान से संबंधित है। और फायान अपने विवरण में गुप्त राजा का वर्णन नहीं करता है। गुप्त काल के राजाओं का वर्णन फायान ने अपने विवरण में, अपनी रचना में कहीं नहीं किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ अब ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का वर्णन किया है इसने फायान ने। और वहीं मगध के लोगों का जो विचारवान बताया है वो फायान ने ही बताया है। फायान के बारे में बात करें तो ये राजगीर, नालंदा गया था और वैशाली भी गया था। फायान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने सभी यहाँ देख लिए हैं। अब आगे जो कुमारगुप्त से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। तो जो कुमारगुप्त था वो उसके बारे में बात कर लें। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो कि अभी चर्चा में है। करंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, आपने अगर आई दृष्टि मैगजीन को अच्छे से किया होगा। महेंद्रादित्य के बारे में बात करें, महेंद्रादित्य की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी। यहाँ बात की जाए सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी का है। जो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं वो कुमारगुप्त से ही संबंधित हैं। अब यहाँ स्कंदगुप्त के बारे में बात कर लें तो स्कंदगुप्त के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 455 से 467 का जो टाइम पीरियड रहा है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। शंकरादित्य की उपाधि किसे दी गई है, तो ये शंकरादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त को दी गई है। हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ है, इसको हराया भी है, ये सभी। और हुड़ों के बारे में बात यहाँ पे देख लें तो फारस से खैतान तक शासन राजधानी बामियान अफगान थी हुड़ों की, और तोर माड़ तथा मिहिर कुल प्रसिद्ध था। ये सभी क्वेश्चंस हुड़ों से संबंधित हैं। वहीं जो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, केंद्रीय प्रशासन है, उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पूछ लिया जा सकता है। सैनिक अधिकारी को क्या बोला जाता था, और जो बलाधिकृत अधिकारी थे उन्हें क्या बोला जाता था। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए केंद्रीय प्रशासन की इकाइयाँ थीं जो, तो यहाँ जो केंद्रीय प्रशासन की इकाइयाँ थी, दंडनायक व महादंडनायक न्यायाधीश को बोला जाता था गुप्तकालीन प्रशासन में। और महाबलीधिकृत के बारे में बात करें तो सैनिक अधिकारी होता था ये गुप्तकाल में।
और यहाँ देखिए संधि विग्रह विदेशी मंत्री को बोला जाता था। अग्रहार की बात करें तो ये दान विभाग का जो अधिकारी होता था उसे बोला जाता था। और यहाँ पे देखिए ध्रुवाधिकरण कर वसूलने वाले जो टैक्स वसूलता था उसे ध्रुवाधिकरण गुप्त काल में कहा जाता था। दंडापासिक पुलिस विभाग का जो प्रधान होता था उसे कहा गया है। और यहाँ पे देखिए विनय स्थापिक शांति व्यवस्था का प्रधान होता था उसे विनय स्थापिक कहा गया है। महाअल्प पटिक के बारे में बात करें तो ये अभिलेख विभाग का प्रधान था। यहाँ बात की जाए सर्वाध्यक्ष के बारे में तो ये एक केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। कुमारामात्य के बारे में बात करें तो ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके आप लिख सकते हो इसे। तो यहाँ देखिए हरिसेठ एक ही साथ कुमारगुप्त संधि विग्रह तथा महादंड नायक का कार्य करता था। ये हरिसेठ के कार्य थे। अब भूमि को भाग भोग उद्रंग उपरिकर हृदय कहा गया है। भूमि को जो गुप्त काल में कहा गया है वो भाग भोग उद्रंग उपरिग्रह हृदय ये सभी भूमि कर को कहा गया है। जो भूमि के द्वारा टैक्स वसूला जाता था उसे गुप्त काल में कहा गया है। यहाँ जो प्रशासनिक इकाई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन की जो इकाइयाँ थी, प्रांत या राज्य को भुक्ति बोला जाता है। देखिए आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, यूपीपीसीएस आरओ 2024 का एग्जाम रहा है उसमें था। भुक्ति उपरी कहा जाता है, उपरी भी इसे बोला जाता है। वहीं बात की जाए जिला, तो जिला विषयपति बोला जाता है। जिला का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति भी बोला जाता है। प्रखंड विधि प्रखंड भुक्ति विषय भुक्ति क्या था, ये प्रांत राज्य को बोला जाता है। वहीं जिला की बात करें तो विषय, और वहीं प्रखंड के बारे में बात की जाए तो ये विधि को बोला जाता था। विधि से छोटी इकाई पैठ कहलाता था। जो विधि से छोटी इकाई होती थी उसे पैठ कहा जाता था। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ जो विधि से बात की जाए तो विधि छोटी इकाई होती थी जिसे पैठ बोला जाता था। और यहाँ पे बात की जाए छोटे गांव की छोटी इकाई थी महत्तर, कुटुंबी और तलवारक जो इकाइयाँ थी वो छोटी इकाइयाँ थी। वहीं आगे क्वेश्चंस देखें तो देखिए यहाँ पे बात की गई है नगर प्रशासन और पुरपाल द्रंगिक कहा गया है। नगर प्रशासक को पुरपाल या द्रंगिक कहा गया है। अब यहाँ नोट डाउन करके आप इसे नोट कर सकते हो। मौर्य वंश में एकीकृत व्यवस्था थी। मौर्य वंश में अगर पूछ लिया जाए कैसी व्यवस्था थी तो एकीकृत व्यवस्था थी। वहीं गुप्त काल में सामंत की संख्या में वृद्धि के कारण विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो गई थी, अर्थात राजा की शक्ति कम हुई थी इसमें। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ जो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था थी उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो इस जो गुप्त काल की व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट तुरंत याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ऐसा कहा गया है। अवघटन का प्रयोग मतलब घूंघट करने की प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी हेतु अभिज्ञान शकुंतलम में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। वहीं सती प्रथा का उल्लेख एरड़ अभिलेख में किया गया है जो कि 510 AD से संबंधित है। और ये गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी की सती धर्म अपनाया था, सबसे पहले उसकी बात की गई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनसे संबंधित। तो गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। पूछ लिया जाए स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज़्यादा किसने जारी की थी तो गुप्त शासकों ने ही की थी। और इस मुद्रा को दीनार कहा जाता है। जो सोने की स्वर्ण मुद्राएं थी उसे दीनार कहा गया है। और वहीं मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि दान की गई है उसे अग्राहक कहलाता था। वहीं भूमि के प्रकार की बात की जाए गुप्त काल से संबंधित तो क्षेत्र खेती योग्य भूमि को कहा जाता था। वास्तु निवास योग्य जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था। और खिल की बात करें तो जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती थी जिसमें कृषि नहीं की जा सकती है उसे कहा जाता था। वहीं अपृहत के बारे में बात की जाए तो ये जंगल की जो भूमि होती थी, जंगली भूमि जिसपे पेड़ पौधे उगे रहते हैं उसे कहा गया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें बात की गई है तो इसमें गुप्त शासक जो बेगार को बिष्टी कहा गया है, बेगार जो की जाती थी उसे बिष्टी कहा गया है इसमें। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गुप्त शासक वैष्णव अनुयायी थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजधर्म था। आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत में मंदिर बनाना शुरू हुआ गुप्त शासकों के समय में। उसमें देवता स्थापित किया गया, त्रिदेव जो देवता स्थापित किए गए थे सबसे पहले त्रिदेव थे जिन्हें बोला जाता है विष्णु ब्रह्मा महेश को स्थापित किया गया था, पूछ लिया जा सकता है। विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की तो ये पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम हुआ, सूर्य सिद्धांत, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सभी
रचनाएं की थी। अब ब्रह्मगुप्त से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में बात की जाए, इस युग का जो वैज्ञानिक व गणितज्ञ था वो ब्रह्मगुप्त था, जिसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। क्यों? आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण सभी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं जब आप उसे ऊपर फेंकते हो। ये काफ़ी समय पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बोल दिया था। और अब आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में न्यूटन के गति का नियम। पुराण की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। पुराणों की रचना पूछ ली जाए किस काल में हुई थी, तो ये गुप्त काल में हुई थी। ताम्रलिपि बंगाल से और भड़ौच गुजरात से प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिपि बंगाल में बंदरगाह है, वहीं भड़ौच गुजरात में प्रमुख बंदरगाह है। तो गुप्त काल से जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सभी यहाँ देख लिए हैं। तो आप सभी भी साथ ही साथ अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी का अपना फीडबैक दीजिए कि नोट्स में कहीं कोई टॉपिक छूट रहा हो तो उसे हम ऐड कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अच्छे से अपने टारगेट को कवर अप करते रहिए जितना भी हमारे पास टाइम है।